हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करूंगी। कुछ ऐसी गलतियां जो सभी एस्पिरेंट्स, चाहे आप ड्रॉपर स्टूडेंट हैं या आप एक बिगिनर हैं, हर तरह के एस्पिरेंट जो भी नीट की तैयारी कर रहे हैं वो कॉमनली इन मिस्टेक्स को रिपीट करते हैं और ये मिस्टेक्स आपकी इस जर्नी में रेड फ्लैग की तरह साबित होती हैं। यानी ये आपको सिलेक्शन लिस्ट से बाहर कर देती हैं, आपके सिलेक्शन को रोक देती हैं। चाहे से आप कितनी भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, घंटों अपने स्टडीज के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, बट अगर ये जो मिस्टेक्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये आप रिपीटेडली करेंगे ना बच्चों, तो कहीं ना कहीं इसका रिग्रेशन आपको आगे जाकर होगा। तो आई वांट कि इस तरह की गलतियां आपको पहले से ही पता हो। इवन मैं तो ये कहूंगी कि जो पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ उनकी एक शॉर्ट में लिस्ट बनाकर अपने स्टडी रूम में लगा दें। आते जाते अगर वो गलतियां आपको दिखती रहेंगी ना, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आप उन पर, आपका ब्रेन ध्यान रखेगा कि हमें ये चीजें रिपीट नहीं करनी है ना। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपकी इस जर्नी के रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं बच्चों। सबसे पहला दैट इज, है ना, ये तो सब बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम होती है, बैकलॉग। मैं साथ साथ में आपको सोल्यूशन भी बताते जाऊंगी कि ये चीज ना हो उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है। बैकलॉग होता क्यों है बच्चों? किसी भी मोड में आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बैकलॉग एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, शुरू शुरू में टीचर के साथ चलते हैं, बाद में बहुत पीछे रह जाते हैं और कितना भी एफर्ट्स मार लें फिर हम उस बैकलॉग से ना निकल ही नहीं पाते। कुछ बच्चे होते हैं जो उसको क्रॉस कर लेते हैं, वो भी तब जब लिमिटेड हो। बट ये बैकलॉग इकट्ठा ही ना हो उसके लिए किन चीजों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज, आपको दूर रहना है इससे। प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आजकल की रोबोटिक लाइफ में तो पता है ना आपको, हम कितने आलसी हो गए हैं। आज मन नहीं है, कल कर लेंगे ये काम, जहां हर काम एक बटन दबा के हो जाता है ना, ऐसा भी होने वाला है बहुत जल्दी। तो इतना ह्यूमन जो है वो इतना आलसी बन गया है कि उसको चीजों को टालम टोल करने की आदत होती जा रही है। पहले ऐसा नहीं था। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर कि इस जर्नी में अगर हमने ठान ही लिया है कि हमको डॉक्टर बनना है, नीट क्रैक करना है, तो आपसे आपके अंदर प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत सारा कोर्स आपका बैकलॉग में चला जाएगा। ठीक है। प्लस कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारा उतना साथ नहीं देते इस जर्नी में। ठीक है, अगर पेरेंट्स भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें भी मैं स्पेशली ये बात कहूंगी। हम लोग जैसे पेरेंट्स कह देते हैं कि यार कजन की शादी, यार बुआ की लड़की की शादी, उसमें नहीं चलोगे, अच्छा नहीं लगेगा, 4-5 दिन की तो बात है। वो 4-5 दिन ना आपको बहुत नीचे ले आते हैं बच्चों, क्योंकि आपको पता है 4-5 दिन में तो कितना कोर्स खिंच जाता है। फिर उसको अगले वीक कवर करोगे तो अगले वीक का बैकअप हो जाए, अगले वीक का बैकलॉग हो जाएगा। ऐसे करते करते वो बैकलॉग होता ही चला जाएगा। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप बहुत सिंसियर हैं अपने इस ड्रीम के लिए, तो अभी कुछ समय के लिए सारे फंक्शंस में जाना अवॉइड करो, सिर्फ पढ़ने पे अपना ध्यान लगाओ। हाँ, आप अपने थोड़ा सा अपना माइंड लाइट करने के लिए, खुद को फ्रेशन अप करने के लिए डेली अपना आधा पौन घंटा किसी भी एक अच्छी एक्टिविटी में यूज कर सकते हैं, बट ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जहां आपके 4 से 5 दिन वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। हेल्थ इश्यूज, भाई आपको बीमार पड़ने की भी परमिशन नहीं है बच्चों। आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होगा, हेल्दी फूड खाना होगा, ऐसी चीजें खानी होगी जो आपको एनर्जेटिक बनाए, जो आलस दिलाएं, नींद दिलाएं, उन चीजों से हमेशा दूर रहो। ठीक है। प्लस ये भी मैंने देखा है कि शुरू शुरू में जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, तब तो बड़ा पैशन होता है, बड़ा जोश होता है हमारे अंदर। फिर जैसे जैसे अगस्त सितंबर का टाइम आएगा ना, वो जोश थोड़ा धीमे पड़ता जाता है। कंसिस्टेंसी नहीं रहती हमारे अंदर। ठीक है, आज क्वेश्चंस कर लिए, आज ये कर लिया, आज वो कर लिया। जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आप हमेशा देखना उनकी की ऑफ सक्सेस कंसिस्टेंसी ही होती है। वो बिल्कुल कंसिस्टेंट होते हैं इस बात के लिए कि जो हमें आज पढ़ाया, जितना पढ़ाया वो आज ही पूरा करना है, अपना डेली टारगेट खत्म करके ही सोना है। इस हद तक आपके अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, तब जाके आप समझना कि हम इस जर्नी में वो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके साथ रेस लगा रहे हैं, वरना पहले ही आप आउट ऑफ द रेस हो जाओगे। ठीक है। एंड यस, ये तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, सोशल मीडिया। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही आप इंटरनेट की दुनिया से कट हो जाओ, आज के समय में खुद को अपडेटेड रखना भी जरूरी है, बट अपना एक टाइम फिक्स करो कि 15 से 20 मिनट कुछ अच्छे चैनल्स जहां पर इधर उधर की चीजें ना हो, अननेसेसरी। आपको अभी कुछ बहुत एंटरटेनमेंट वाली चीजें नहीं चाहिए बच्चों, इस समय तो आपको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए और थोड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स चाहिए। तो बस जो चैनल्स आपको ये चीजें अवेलेबल करवाते हैं उन्हीं को आप थोड़े से समय के लिए स्क्रॉल करें। अननेसेसरी एफबी, इंस्टा, इन सब पे अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। मैं बता रही हूँ, आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे अगर इन्हीं पर समय बिता दिया तो। ठीक है। तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग आपका हो गया बैकलॉग, जो किस वजह से इकट्ठा होता है उसकी सारी लिस्ट मैंने बता दी है। तो अब सोच लो इनमें से जो भी गलती आप कर रहे हो उससे तुरंत दूर हो जाओ। ठीक है। चलो, दूसरी गलती, दूसरा रेड फ्लैग जो है वो है आपकी आदत। क्या आदत होती है?
बहुत सारे बच्चों, ह्यूमन नेचर है ये कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अगर होते हैं ना तो हम हर ऑप्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसको भी देख लें, इसको भी देख लें, फिर जो बेस्ट लगेगा उसको यूज करें। नो डाउट शुरू में तो ये बात ठीक थी, जब आपने अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट की ना तो आप एक टीचर अच्छा, एक इंस्टीट्यूट अच्छा चूज करना चाहते थे कि यार मैं किससे पढ़ूं, तो आपने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। अब एक के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ गई, आपको समझ आ रहा है यार ये सर या मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमको बिल्कुल जच रहा है। जो भी, अगर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर लिया वहां पे, या आपने यूट्यूब से कोई प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया वहां पर भी, पर उसके बाद जब आपको समझ में आ रहा है वहां पे सब कुछ, तो फिर अननेसेसरी और ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करने हैं। चाहे आज के समय में कितने भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं बच्चों, बट आपको खुद को ये समझाना है कि भाई नो डाउट देखो हर टीचर अपने आप में बेस्ट पढ़ाता है, तो अब लेकिन आप तो सेम टॉपिक इतने सारे टीचर से नहीं पढ़ सकते ना, आपको थोड़ी उस टॉपिक में कोई पीएचडी करनी है। तो आपको एक बार आप जिस सब्जेक्ट में जिस टीचर के साथ आपकी कनेक्टिविटी सेट हो गई है ना, बस उन्हीं को अपना गुरु मान लो, उन्हीं पे यकीन करके जो वो बता रहे हैं उनको फॉलो करो, तो आप उस रेस में अंदर हो, वरना आपका पूरा टाइम इसी में चला जाएगा। बहुत से बच्चे 2 महीने एक प्लेटफॉर्म से पढ़ लिए, फिर कुछ दिक्कत हो गई दूसरे पे चले गए, पसंद नहीं आया। ये पसंद नहीं आया वाली बात नहीं है, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। आपको एक इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना सीखें, ठीक है। देन थर्ड, यस ये भी मैंने देखा है, तो रिसेंटली मैंने देखा कि जैसे डाउट पूछते हैं बच्चे, तो कुछ बच्चे ना कुछ क्वेश्चंस भेज देते हैं कि मैम इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। मैं पूछती हूँ कि बेटा कहाँ से आपने ये क्वेश्चन लिया, मैम पता नहीं कहीं यूट्यूब पे कुछ देख रहे थे वहां से मिल गया, टेलीग्राम पे कुछ देख रहे थे वहां से मिल गया। इवन उन क्वेश्चंस का ना तो उन्हें कोई ऑथेंटिक सोर्स पता होता है, ना उनकी कोई आंसर की, ना कोई सोल्यूशन उनके पास होता है। तो बच्चों प्लीज बी अवेयर ऑफ सच क्वेश्चन, सच रिसोर्सेज। आप एक इंपॉर्टेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके लिए बहुत अच्छे ऑथेंटिक सोर्सेज अवेलेबल हैं, तो अननेसेसरी फ्री रिसोर्सेज पे ना जाएं। चाहे आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना बच्चों, भाई जो बच्चे ने कोचिंग ज्वाइन कर रखा है कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आपके पास उनके मॉड्यूल हैं ही, डीपीपीज आपको मिलती हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। वो इंस्टीट्यूट आपको इतना मटेरियल अवेलेबल करवा रहा है, जैसे हम भी करवाते हैं, कि उनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, मोर देन इनफ है। फिर भी आपको लगता है ना कि नहीं हमें तो कुछ एडिशनल करना है, तो अननेसेसरी टेलीग्राम पे सर्च मत करो उन चीजों को इतना। आप सिंपली कोई भी मार्केट से एक अच्छे पब्लिकेशन की बुक लो जहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, उनमें गलतियां कम से कम हो, ठीक है, और बस उसी को फॉलो करो। उसमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन होने चाहिए कि हर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन हो, और आप उनको कर ले तो आपकी चैप्टर पे पकड़ बन जाए, एंड पीवाईक्यूज। बस कोई आप ये बिल्कुल मत सोचना कि तरह तरह के फ्री क्वेश्चंस करने से मेरा तो और इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ रहा है या मेरी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है। नहीं, उन क्वेश्चंस को ढूंढने में आपको क्या पता कोई क्वेश्चन गलत हुआ, आंसर की में गलत लिखा हुआ है, आपका आधा घंटा इसी सोच में चला गया यार ये आंसर क्यों है, ये नहीं, फिर आपने अपने टीचर से पूछा तो पता चला इसका आंसर तो वही था जो मैंने सोचा था। तो ये गलती नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक सोर्सेज ही यूज करने हैं, या तो आपके कोचिंग के मॉड्यूल्स या फिर कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जिसमें एमसीक्यूज हो, ठीक है। देन हाँ, ये तो मैं नीट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी, स्पेशली बायोलॉजी के रिगार्डिंग। बायोलॉजी में आपको पता है जब से एनटीए ने पेपर सेट करना शुरू किया है, एनसीईआरटी भगवान बन गई है ना, एनसीईआरटी की बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो जनरली आप लोग क्या करते हो, जब आप अपना पढ़ना स्टार्ट करते हो तो क्लास में टीचर के लेक्चर देखने के बाद अपने नोट्स बनाते हो, है ना, और फिर उन नोट्स से रिवीजन करते हो, टेस्ट देते हो, और जब एग्जाम टाइम पास होता है, 2-3 महीने बचते हैं, तब एनसीईआरटी को कबर्ड से निकालते हो और फिर पढ़ना शुरू करते हो। बिल्कुल गलत बच्चों, एनसीईआरटी कोई लास्ट टाइम रीड करने वाली बुक नहीं है। आपने सुना होगा बहुत से जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं हमने पूरे सेशन में एनसीईआरटी को 5 से 6 बार पढ़ लिया। आपको लगता होगा यार झूठ बोल रहा है, कैसे पॉसिबल है, मुझसे तो एक ही बार नहीं पढ़ी गई। बिल्कुल पॉसिबल है बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। जिस दिन से आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर, उस दिन आपने क्लास में लेक्चर अटेंड किया, नोट्स बनाए, अब घर पर आके आपको एनसीईआरटी से वो पैरा वो टॉपिक पढ़ना है, साथ के साथ पढ़ना है, जिससे एक फोटोग्राफिक मेमोरी क्रिएट हो जाए वहीं पर पहली। फिर हर एक हफ्ते बाद पूरे टॉपिक्स जो आपने 1 वीक में पढ़े हैं उनको रिवाइज करने की आदत डालो। तो वो जो सेकंड रिवीजन आप कर रहे हो वो भी एनसीईआरटी से ही करो। पहले मैं बच्चों को कहती थी, जब तक एनटीए प्योर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर नहीं बनाता था ना, तब मैं उन्हें कहती थी कि भाई आपके नोट्स सब कुछ हैं, आप अपने नोट्स में एनसीईआरटी के सारे पॉइंट डाल लो और उन्हीं से रिवीजन करो। बट अब नहीं, अब एनटीए एनसीईआरटी के ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स से क्वेश्चन बनाता है, ऑफन, ऑलवेज, है ना, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल से, कि उसमें ऐसा कुछ नहीं लगेगा हमें देखने में कि यार क्वेश्चन बन सकता है क्या, बट बना दिया स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। और वो हर चीज आप नोट्स में इन्वॉल्व कर नहीं पाओगे।
तो इसलिए अब मैं ये कहती हूँ कि नोट्स आप बनाओ, बिल्कुल बनाओ, क्योंकि जब तक आप किसी चीज को एक बार पेन के नीचे से निकाल नहीं देते ना, तब तक वो ब्रेन में फिट नहीं होती। तो बिल्कुल आप डिटेल में अच्छे से नोट्स बनाओ, लेकिन रिवीजन करने की आदत जो है ना, बायोलॉजी की बात कर रहे हैं हम, वो एनसीईआरटी से ही डालो। नोट सामने रखो जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, बट एनसीईआरटी की बिल्कुल मेमोरी आपके दिमाग में क्रिएट हो जानी चाहिए। सेकंड रीडिंग में कीवर्ड्स देखो कहाँ कहाँ छुपे हैं, वो दिखेंगे आपको, फर्स्ट रीडिंग में नहीं दिखेंगे वो वर्ड्स, ठीक है। दूसरी रीडिंग हो गई। तीसरा, जब भी कभी उस चैप्टर का रिवीजन टेस्ट दे रहे हो तो फिर से एनसीईआरटी से ही रिवीजन करना है। फिर जब एग्जाम से पहले आप 2 महीने पहले रिवीजन करते हैं, तब चौथी बार एनसीईआरटी हो जाएगी, और एग्जाम टाइम पर फिर 5वीं बार हो जाएगी। मिनिमम 4 बार तो कर ही लोगे ना। तो इतनी, ये तभी पॉसिबल है जब आप अभी से एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, और बीच बीच में उसको रिवाइज भी करते रहेंगे। डन। नेक्स्ट, डाउट पाइलिंग। ये बहुत बड़ा एक, मतलब ये तो इतना बड़ा रेड फ्लैग है ना बच्चों, जो तुम्हें आगे बढ़ने ही नहीं देगा, वहीं के वहीं रोक देगा तुमको। अगर तुम किसी टॉपिक को लेट गो करते चलते जा रहे हो, यार नहीं आया डाउट छोड़ो, अब कौन पूछेगा टीचर से, बिल्कुल गलत एटीट्यूड है ये। आप अपने डाउट्स पूछने की हैबिट बनाओ। हमें, आप जैसे हम लोगों ने, चाहे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हो या ऑफलाइन, उनको दोनों को ही बहुत अच्छा डाउट प्लेटफॉर्म दे रखा है। अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं तो डेली हमारे टीचर्स उनसे जूम पे कनेक्ट होते हैं, तो वो जूम सेशन पे सीधा अपना डाउट पूछ सकते हैं। ऑफलाइन है तो डेली वहां पे डाउट काउंटर अवेलेबल है। तो जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर जरूर एक डाउट प्लेटफॉर्म होगा, और आपको उसको यूटिलाइज भी करना है। आपको अपने डाउट्स की ढेरी बनाकर इकट्ठी नहीं करनी है, वो आपको दिक्कत करेगा। कोई एक कॉन्सेप्ट पे अगर आप अटके हो, कहीं ना कहीं डेफिनेटली वो टकराएगा, और फिर तुम ये भी भूल चुके होंगे कि यार मुझे क्या समझ नहीं आया था। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपको अपने डाउट साथ के साथ करते जाने हैं, अगर अच्छे मार्क्स चाहते हो, सिलेक्शन चाहते हो तो। वरना फिर वो जो बच्चे अटक जाते हैं ना कि यार 600 से ऊपर कट ऑफ आना था, 580 590 पर अटक गए, वो वही होता है जो अपनी चीजें साथ साथ में क्लियर करके नहीं चलते हैं, ठीक है। तो डाउट पूछने की हैबिट जरूर से बनाओ। देन ये भी एक बहुत बड़ा की फैक्टर है। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि जैसे हार्ड वर्क इज अ की टू सक्सेस, बिल्कुल वैसे ही रिवीजन इज अ की टू क्रैक नीट। ये तो आप बिल्कुल इस बात को अच्छे से कहीं भी लिख के रख लेना कि बिना रिवीजन के नीट क्रैक करना पॉसिबल ही नहीं है। नो डाउट बायोलॉजी भी कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, मैं ये नहीं कह रही कि वहां सब कुछ रट्टाफिकेशन होता है, बट बच्चों बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसका नेचर कैसा है कि आपको पहले समझना तो पड़ेगा, समझने के बाद आपको याद करना पड़ेगा, और उसे रिवाइज रिपीट भी करना पड़ेगा। अगर आप रिपीटेशन नहीं करोगे ना तो टॉपिक बिल्कुल साफ हो जाएगा दिमाग से। आपने फील भी किया होगा, जब आपको क्लास में सेल बायोलॉजी पढ़ाया जाता है तो उसकी हर एक लाइन बहुत अच्छे से याद हो जाती है, बट अगर 4 से 5 महीने आपने उस यूनिट को टच भी नहीं किया और एकदम से टीचर ने आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए, आप एक जस्ट टेस्ट देने बैठो, तो आपको याद ही नहीं आएगा कि कौन सी चीज कहाँ कैसे पढ़ी थी। कुछ चीजें तो आप भूल ही जाओगे, है ना। तो जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स होते हैं ना, फिजियोलॉजी वगैरह, वहां तो फिर भी कम रिवीजन करो तो चल जाता है, बट जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वहां पर बार बार उन टॉपिक्स को रिवाइज करना जरूरी है, ठीक है। कैसे, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बस इतनी सी हैबिट बना लो कि हर हफ्ते जो पढ़ा है, वीक के एंड में आपको वो चीजें एनसीईआरटी से रिवाइज करनी है। आपके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको रिवाइज करना ही करना है, ठीक है। ज्यादा और अच्छा आप इसमें कर सकते हो अगर पॉसिबल है तो जो बहुत ही थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स बना लो। भाई एनसीईआरटी में भी हर चैप्टर के 7 से 8 पेजेस तो मिनिमम होते ही हैं, बट ऑब्वियस मैं मानती हूँ आप कहेंगे मैम कैसे पॉसिबल है बार बार रिवाइज करना। तो ऐसा चैप्टर जो बार बार रिवीजन मांग रहा है, 1 पेज में कन्वर्ट कर लो इंपॉर्टेंट चीजों को। आप देखना कितना मजा आएगा आपको, रिवीजन भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन करना जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड मॉक टेस्ट देने से क्यों घबराते हो भाई, बताओ क्यों घबराते हो मॉक टेस्ट देने से। ये मॉक टेस्ट जो भी आपके बच्चों हो रहे हैं, जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ही तो आपका सही आईना है जो आपको दिखाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सोचने पर तो हम बड़े बड़े सपने देख लेते हैं कि हमें एम्स में सेलेक्ट होना है, हमको है ना बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज जाना है, हमारे मार्क्स 650 प्लस 700 प्लस आने चाहिए, बट कैसे आएंगे वो मार्क्स जब तक उन रियलिटी रियल ग्राउंड पे आके मेहनत नहीं करोगे। हाउ इज इट पॉसिबल। आपको रियल ग्राउंड पे आके मेहनत भी करनी पड़ेगी और टेस्ट भी देना पड़ेगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि मैम रिवीजन पूरा नहीं हुआ, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, इस बार बीमार हो गए, इस बार कहीं चले गए, संडे को ही सारे काम आते हैं, वो भी उसी टाइम पर जब टेस्ट होता है। गलत बात। आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है बच्चों। मॉक टेस्ट नहीं देके आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, इसका डर बिल्कुल निकाल दो अपने मन से। जो होगा देखा जाएगा, वरना फिर नीट में पता चलेगा असली स्कोर आपका, और वो हो ही नहीं सकता कि बिना मॉक टेस्ट दिए कोई बच्चा सेलेक्ट हो जाए।
तो मॉक टेस्ट आपको थ्रू आउट द ईयर देने ही देने हैं, ठीक है, नो एक्सक्यूजेस। देन पीएचडी नहीं करनी है आपको किसी भी टॉपिक में, और स्पेशली नीट एस्पिरेंट्स को तो मैंने देखा है फिजिक्स केमिस्ट्री कम पसंद में आते हैं, बायो इतनी पसंद आती है, वैसे ही फेवरेट सब्जेक्ट होता है, उसके हर टॉपिक में ऐसे डूब जाएंगे जैसे इसी में पीएचडी करनी है हमको। कोई एनिमल किंगडम में कोई फाइलम पढ़ा तो उसका सब कुछ जानना है, उसके सारे एग्जाम्पल्स जानने हैं। ह्यूमन फिजियो में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो वहां तक पढ़ना है जो एमबीबीएस में भी फाइनल ईयर में पढ़ाया जाता हो, या और सोच लो एमडी पढ़ता हो। इतना क्यों जानना है? जो नीट में पूछा जाता है बस वही पढ़ो ना। अभी इतना टाइम बायो को दोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ गई भाई? बायोलॉजी आपको 90 क्वेश्चन ही तो आएंगे और सारे भी सही करके आ जाओगे तो 360 मार्क्स ही तो दिलाएगा आपको, या नहीं? 360 मार्क्स और थोड़ा थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री में कर दिया अगर तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तब भी 500 को ही टच कर पाओगे। तो बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देके चलो, और वो तभी पॉसिबल है जब तुम बायोलॉजी में पीएचडी करने की कोशिश ना करो, ठीक है? समझ में आ गई बात? तो आपको बिल्कुल इक्वली टाइम देना है, बल्कि मैं तो कहती हूँ बायो जल्दी समझ में आती है तो बायो को कम टाइम दो, फिजिक्स केमिस्ट्री को ज्यादा दो। बायो में ना बहुत स्मार्ट गेम खेला जा सकता है। अगर तुम शुरू से ही बायो का टॉपिक पढ़ा, एनसीईआरटी से पढ़ा और टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहे तो देखना तुम बहुत कम समय में अपनी बायोलॉजी को बहुत बढ़िया कर लोगे। बट रिवीजन नहीं किया ना अगर, तो फिर तुमने कितना ही डिटेल में जाके चीजें पढ़ी हो तुम सब भूल जाओगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्लियर? लास्ट के 2 रेड फ्लैग्स जो बचे वो क्या हैं? लास्ट के 2 पॉइंट्स, रैंडम स्टडीज की आदत नहीं डालनी है आपको। अपना डेली टारगेट सेट करो, डेली टारगेट होना चाहिए आपके पास। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे देखे मैंने जो ये वाली कॉमन मिस्टेक है कि कुछ पता ही नहीं। मैं पूछती हूँ अच्छा बेटा कल क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ने वाले हो? आज मैम सोचेंगे क्या पढ़ेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आज मेरे क्या टारगेट्स हैं। अगर खुद सेट नहीं कर पा रहे हो तो सबसे सिंपल तरीका है, जो आपको जिस दिन क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपका डेली टारगेट है। उन्हीं चीजों को घर पे जाके रिवाइज करना है, उन्हीं के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि टीचर ने तो अपना एक कोर्स प्लानर बना रखा है पूरे साल का। आप उसे ही फॉलो मत बनाओ खुद का कुछ अलग। उन्हें भी अगर आप फॉलो कर लोगे तो भी आप बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे। बट वो कंसिस्टेंटली फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं एक दिन किया और दूसरे दिन नहीं किया, ठीक है? तो हमेशा एक डेली टारगेट बनाकर अपना डे एंड जब करो तो सोचो कि मैंने पूरा किया या नहीं, तब जाके आप रेस में अंदर होगे। ओके? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेल्फ डाउट मत रखना बच्चों। मैं मानती हूँ इतना कंपटीशन का माहौल है दुनिया में कि आपको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं इतने बच्चों में 21-22 लाख बच्चा एग्जाम देता है, 1 लाख सेलेक्ट होता है, उसमें भी गवर्नमेंट में तो सिर्फ 50,000 ही सेलेक्ट होते हैं, कहाँ मैं आ भी पाऊंगा या नहीं। तो ऐसा सोच के तो तुमने पहले ही खुद को आउट कर दिया ना। मतलब तुमने तो जी जान से मेहनत की नहीं, अभी पहले ही सोच लिया कि यार मैं इस काबिल ही नहीं हूँ। ऐसे सेल्फ डाउट क्यों करना है खुद पे? एक बार जब कूद ही गए हो रेस में तो अच्छे से लड़ो ना, जितना पोटेंशियल है पूरा रखो। और तुम्हें पता है हर जीत के लिए तैयारी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी तो मैटर करता है। अगर एक प्लेयर ने जम के तैयारी की है पूरी अपनी उस रेस की, और जिस दिन रेस है उस दिन उसका कॉन्फिडेंस डगमगा गया, तो क्या वो रेस जीत पाएगा? नहीं, पूरी तैयारी पे पानी फिर जाएगा। तो अपनी प्रिपरेशन के दौरान चाहे मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, कुछ भी देने जा रहे हो, आपको सेल्फ डाउट नहीं रखना है, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए मन में, पॉजिटिविटी के साथ प्रिपरेशन करनी है, तब जाके ही ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। ओके? तो ये जो 10 पॉइंट्स मैंने बताए, तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, बट ये मेन 10 पॉइंट्स जो मैंने बताए वो आपको ध्यान रखने हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको बैकलॉग इकट्ठा नहीं करना है, बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के चक्कर में नहीं फंसना। एक बार जो ट्यूनिंग सेट हो गई बस उन्हीं से पढ़ना है, उन्हीं को फॉलो करना है। फ्री क्वेश्चन रिसोर्सेज नहीं, आपके पास ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए, ऑथेंटिक मॉड्यूल होना चाहिए कि मुझे यहीं से अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एनसीईआरटी पढ़ने की आदत अभी से बनाओ, एंड तक आपकी 4 से 5 बार एनसीईआरटी रीड हो जानी चाहिए। ओके? डाउट्स इकट्ठे नहीं होने चाहिए, डाउट्स साथ के साथ सॉल्व करते जाओ। रिवीजन हमेशा करना है, लैक ऑफ रिवीजन जैसी चीज नहीं होनी चाहिए। मॉक टेस्ट से घबराना नहीं है आप लोगों को, सिर्फ बायोलॉजी में नहीं पढ़नी है, तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ना है। रैंडम स्टडीज नहीं होनी चाहिए, डेली स्लॉट्स फिक्स होने चाहिए। इतने घंटे फिजिक्स का स्लॉट है, ये केमिस्ट्री का, ये बायो का, इस दिन मुझे ये टारगेट पूरा करना है आज ये। और सेल्फ डाउट का तो क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर इन चीजों, पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों को ध्यान में रखोगे तो डेफिनेटली आप इस जर्नी में सक्सेसफुल होगे। आज जिस भी पोजीशन पर हो उससे बेटर खुद को पाओगे।
ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और भी कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप चाहते हैं मैम इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो जरूर शेयर करें। आई विल मेक अ वीडियोस। गुड लक।